Assalamu alaikum students, you are watching KFR and today we are going to discuss about heat and thermodynamics. देखिए इसका कंसेप्ट कैसा है। थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली क्या है। देखिए थर्मोडायनामिक्स जो है टर्म का मतलब है टेम्परेचर और डायनामिक्स टू मूव। देखिए टेम्परेचर का मोशन, तो टेम्परेचर कब मूव करेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास टू ऑब्जेक्ट्स है, एक बॉडी का टेम्परेचर जो है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे का जो है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो एब्सोल्युटली ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट किस साइड पे जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये क्यों जाता है, ये इसलिए जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर के बीच क्या है, फ़र्क है। ठीक है, अब देखिए इधर मैंने जो पहला लिखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एंड टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए थर्मोडायनामिक्स में जो हम पढ़ते हैं ना, ये मेन पॉइंट है कि इसमें हीट की ट्रांसफॉर्मेशन होगी किस चीज़ में, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। मिसाल के तौर पर अगर आप इंजन का मिसाल ले लें तो इंजन में हीट एनर्जी ही की कंजम्पशन होती है और फिर ये हीट एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल एनर्जी की वजह से जो है गाड़ी या ट्रेन चलती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है ना। देखिए मैटर के साथ रिलेटेड है, याद रखिएगा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ऑफ हीट का, तो एब्सोल्युटली ये मैटर, और मैटर आप जानते हैं कि हर वही चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है। फिर इसके 3 स्टेट्स जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इधर पे हमारा ज़्यादा फोकस जो है ये गैसेस पे होगा। किस चीज़ पे होगा, गैसेस पे। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हीट जो है कन्वर्ट होती है और किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल वर्क। ठीक है, जिस तरह मैंने मिसाल दिया कि अगर आप गाड़ी का मिसाल ले लें तो गाड़ी का इंजन जो है ये हीट एनर्जी को कंज्यूम करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी मदद से गाड़ी चलती है, जिसकी मदद से वही मशीन चलती है। ठीक है ना। अब देखिए इस थर्मोडायनामिक्स में हम जो अब स्टडी कर रहे हैं, हमारा फोकस क्या होगा, बिहेवियर ऑफ गैसेज, कि गैस का बिहेवियर, अगर मैं टेम्परेचर ज़्यादा कर रहा हूँ तो गैस का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, आया ये गैस के मालिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है ये ज़्यादा होगा या कम होगा। अब जब टेम्परेचर और गैस मालिक्यूल्स के मोशन के बीच रिलेशन क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल से जो है अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए और लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। देखिए थर्मोडायनामिक्स की कुछ कवानीन है, इन कवानीन के बारे में अब हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर पे कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, देखिए काइनेटिक का मतलब क्या है, मोशन। ठीक है, काइनेटिक का मतलब क्या है, मोशन। और थ्योरी ऑफ गैसेस, सो याद रखिएगा कि गैस के मॉलिक्यूल जो है किस तरह जो है इसके मोशन चेंज होते हैं विद टेम्परेचर। अब ये क्या है, ये एक्चुअली एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम कह सकते हैं कि दिस इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। क्यों माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इसलिए है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हम तो नहीं देख सकते हैं ना। सो एब्सोल्युटली जब हम इसको जज कर रहे हैं, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि भाई टेम्परेचर के साथ गैसियस मॉलिक्यूल का मोशन किस तरह होगा, सो एब्सोल्युटली हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की मदद से हम जो टेम्परेचर के साथ गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन में जो वेरिएशन आती हैं, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस थ्योरी का जो मेन मकसद है, ये जो 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 क्या, ये डिफ्यूजन गैसेस में तो डिफ्यूजन होती है ना। ठीक है, यानी ये ज़्यादा कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ तो आसानी से बह जाती है। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूल का मोशन इधर पे आता है। ठीक है, इस तरह जो ब्रोवेनियन मोशन है, ठीक है, स्मोक पार्टिकल्स एटसेट्रा, जो स्मोक पार्टिकल्स का ब्रोवेनियन मोशन है किस तरह है, ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल से जो है अब डिस्कशन करेंगे। अब देखिए इस थ्योरी का जो पहला पॉइंट है कि अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए इसका मतलब क्या है कि आप एक छोटे से कंटेनर में थोड़ा सा गैस ले लें, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा है, इधर पे जो मॉलिक्यूल्स है इस गैस के अंदर, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये बहुत लार्ज नंबर है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, बहुत लार्ज नंबर, ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है इधर पे। ठीक है, तो अगर आप एक ख़ास वॉल्यूम गैस का लेते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा तादाद में है। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है कि द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज़ वेरी स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल का जो साइज़ है, ठीक है, ये बहुत कम होगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू देयर सेपरेशन डिस्टेंस। देखिए एक दो मॉलिक्यूल्स के बीच सेपरेशन डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइज,
मालिक्यूल का साइज़ इंतहाई कम है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट देयर सेपरेशन डिस्टेंस। अब देखिए इधर पे इसी वजह से मैंने क्या किया है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इधर पे मैंने ये पॉइंट आउट किया है कि अगर हम इस थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं तो हमारा अप्रोच क्या होगा, ये माइक्रोस्कोपिक होगा, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन। यानी रैंडम मोशन एक्चुअली क्या है, ये इरेगुलर मोशन है, ठीक है। ऐसा नहीं यार कि गैस का मॉलिक्यूल जो है कोई स्ट्रेट पाथ पे जाते हैं, कोई जो है ये रेक्टिलिनियर मोशन या कर्विलिनियर मोशन या जो है वाइब्रेटरी मोशन। देखिए ये रैंडम, इसमें जो है यानी इन तमाम जो मोशन की अक़साम मैंने अभी बताए, रोटेटरी मोशन हुआ, ये तमाम के तमाम पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्पेन भी कर रहे हैं, ये रेक्टिलिनियर भी जाते हैं, ये कर्विलिनियर भी जाते हैं, यानी ये रैंडम है, पूरा का पूरा अक़साम इधर पे पाए जाते हैं, ठीक है। इरेगुलर मोशन है, may change their direction after every collision। और जब ये मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है वो चेंज करवाता है, ठीक है। यानी जब दो बेलर्ड बॉल्स आपस में टकराते हैं तो एब्सोल्युटली इसका डायरेक्शन तो चेंज होगा ना। तो सिमिलर मिसाल इस मॉलिक्यूल्स का भी है कि मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो ये क्या करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करवाते हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ पॉइंट है कि कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स themselves and the walls of container assumed to be perfectly elastic। देखिए इधर पे हमने ये पढ़ा ना कि ये मॉलिक्यूल्स जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है ये तो आपस में भी कोलाइड होते हैं और कंटेनर के वॉल्स के साथ भी जो है ये कोलाइड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो एजम्पशन है, ये कौन सा कोलिजन होगा, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। और इलास्टिक कोलिजन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि इसमें जो है एनर्जी भी कंजर्व हो, ठीक है, और मोमेंटम भी क्या हो, कंजर्व हो, ठीक है। देखिए इन जो गैस मॉलिक्यूल्स है इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर कंटेनर के वॉल्स के साथ टकराते हैं या ये आपस में टक्कर मारते हैं तो एजम्पशन क्या है, तसव्वुर क्या है, वो ये है कि ये इसके जो ये कोलिजन है ये परफेक्टली क्या होगा, इलास्टिक होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। अगर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुदा है तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के ऊपर जो है फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये आपस में कोलाइड हो रहे हैं तो देखिए अगर कोई दो बंदे आपस में जगड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये दो बंदे एक दूसरे पर फोर्स लगाता है ना। तो इसी वजह से अगर ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। सो ड्यूरिंग कोलिजन हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। सिमिलरली अगर ये मॉलिक्यूल जाते हैं और कंटेनर के वॉल के साथ टकराते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कंटेनर का जो वॉल है इसी मॉलिक्यूल पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और इसी फोर्स है के बिना पर जो है, इसी फोर्स है के बिना पर इसके डायरेक्शन में वेरिएशन आएगी और कोलिजन जो है ये होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए कि ये जो प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में जो है डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस। अब इस प्रेशर ऑफ गैस को डिस्कस करने के लिए मैं किस चीज़ से हेल्प लूँगा, काइनेटिक थ्योरी जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। ये क्या मैंने लिखा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज मेयरली द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर सेकंड पर यूनिट एरिया ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो प्रेशर इस गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्सर्ट होता है, ये क्यों एक्सर्ट होता है, क्योंकि इधर पे मोमेंटम की ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। और जब मोमेंटम की ट्रांसफ़र इनसाइड द कंटेनर ये होता है तो मॉलिक्यूल की वजह से ये होता है ना, ठीक है। ये पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये जो होता है तो ये किस वजह से होता है, ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन। ये कंटिन्यूस कोलाइड होते हैं मॉलिक्यूल ये किस चीज़ के साथ, ये जो कंटेनर के वॉल्स है, ठीक है, इसके साथ जो है ये कोलाइड होते हैं, ठीक है। अब इधर पे जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो मैंने क्या लिया है, एक कंटेनर मैंने लिया है, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर जो है ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ये जो n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है ये इधर पे आप लोगों को नज़र आती है, ठीक है। इधर पर मैं एक मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहा हूँ जो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल मैंने क्या किया, मैंने कंसिडर किया, ठीक है। इस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है ये v है, लेकिन इस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर आपने सोचना है कि ये मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अकेला v नहीं है, यानी ये जो मोशन कर रहा है तो ये 3 एक्सेस में मोशन कर रहा है। ये है x एक्सेस, ठीक है, ये है y एक्सेस, ठीक है, ये y एक्सेस हुआ, और ये है व्हाट, z एक्सेस, ठीक है, z एक्सेस, ये जो आप लोगों को नज़र आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस वेलोसिटी का जिक्र अगर मैं कर रहा हूँ तो ये वेलोसिटी
कितने डायमेंशंस में होगा? 3 डायमेंशंस में, 3D में होगा, ठीक है। तो इसकी 3 एक्सेस के बारे में हमने बात करनी है, ठीक है। एक जो इधर पे मैं लिखना चाहता हूँ कि v1x हुआ, v1y हुआ, v1z हुआ, ठीक है। तो ये कितने वेलोसिटीज़ आए? ये 3 एक्सेस जो 3D में है ये वेलोसिटीज़ आए, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल मैंने कंसिडर किया है तो ये 1 नंबर मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब ये है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा? v1 होगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूँ, ठीक है, तो ये जो आप लोगों को ये साइड नज़र आता है A B C D, तो इसका मतलब है कि मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस साइड की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मॉलिक्यूल अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो ये इधर से क्या होगा? रिबाउंड होगा, वापस जो है रिबाउंस होगा। तो जब रिबाउंस होता है तो इस साइड पे आएगा, ठीक है, GHEF, ठीक है, इस साइड पे आता है। अब इस साइड से वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इधर पे अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो जो चेंज इन मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देखिए रिबाउंस की वजह से मैंने माइनस साइंस लगाई, ठीक है। तो माइनस m1vx एंड माइनस m1vx ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो -2m1 vx आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं वेलोसिटी का जिक्र कर रहा हूँ ओनली इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए कि ये जो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स आया, ठीक है, ये इस साइड और इस साइड के बीच आया, ठीक है। अब देखिए जो दूसरी सबसे अहम बात है कि एक साइड से ये बाउंस होकर दूसरे साइड से रिबाउंस, तो देखिए दोनों साइड पे जो है एक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये मॉलिक्यूल तो इधर से वापस आता है ना, तो L ये जो लेंथ है इस साइड का जो आप लोगों को ये नज़र आता है लेंथ, ठीक है, ये कवर होता है, फिर से वापस रिबाउंस होकर वापस चला जाता है। तो टोटल लेंथ जो है कितना कवर कर रहा है? ये 2L कवर कर रहा है, ठीक है। तो इधर पे अगर मैं बात करूँ तो इधर पे मैं स्पीड का जो फार्मूला है जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है वो कैसा है? वो ऐसा है कि v = s डिवाइडेड बाई t, ठीक है। तो टाइम में तो वेरिएशन आती है ना, लेकिन इधर पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, इसको मैं अभी 2L से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये इधर पे जो भी मॉलिक्यूल डिस्टेंस कवर कर रहा है सो ये इस साइड पे आता है फिर इस साइड से वापस चला जाता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि s = L + L = 2L, ठीक है। तो v = 2L डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और ये जो वेलोसिटी है ये मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि ये मैं सिर्फ एक्स एक्सेस की बात करूँगा, वेलोसिटी जो मैंने एक एक्सेस पे लिया है तो ये भी 1x है, ठीक है। अब देखिए इधर से मैं टाइम की वैल्यू निकलवाता हूँ, तो टाइम की वैल्यू निकलवा लें तो देखिए ये इधर पे डिवीजन में है तो इधर पे आएगा मल्टीप्लिकेशन, और इधर पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर पे डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई v1x, ठीक है। ये इक्वेशन आया, इसको आप दे दे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये क्या आया? ये आपके साथ टाइम आया और ये आपके साथ क्या आया? मोमेंटम आया, ठीक है। अब जो सबसे अहम बात इधर पे अभी आने वाली है कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड दैट द मॉलिक्यूल्स विल मेक विद दिस फेस, ठीक है, कि एक सेकंड में अब ये जो कोलिजन कर रहा है, ठीक है, कोलिजन्स कर रहा है, हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि पर सेकंड यानी मोमेंटम रेट, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अब हम इसको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस सिंगल मॉलिक्यूल, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन एक मॉलिक्यूल के लिए शुरू की है ना, तो मैं अभी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को फाइंड करूँगा। तो क्या इस इक्वेशन को मैं सारे लिख सकता हूँ कि डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई 1/डेल्टा टी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई ऐसा लिमिटेशंस तो नहीं है ना। डेल्टा पी 1 डेल्टा पी एंड डेल्टा टी अपनी जगह पर, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन से दैट जो मोमेंटम का वैल्यू मेरे पास आया है सो ये -2m1vx है, तो इधर पे पुट करूँ -2m v1x, ठीक है, ये बेटा v1x आया, ठीक है, क्योंकि मास में तो कोई वेरिएशन नहीं आता कि मैंने m1 लिखा है, ठीक है। एंड 1 को अपने जगह पर लिखूँ, ठीक है, 1/डेल्टा टी। तो 1/डेल्टा टी का वैल्यू इधर से निकालो, इधर से तो डेल्टा टी है ना, तो जब मैं इधर से निकलवाता हूँ ये साइड, मुझे थोड़ा सा इस साइड चाहे 1/डेल्टा टी, तो इन्वर्स में चला जाएगा, ठीक है, v1x/2L आएगा, ठीक है। ये समझ में आया ना कि डेल्टा टी ये 1/डेल्टा टी है, तो इधर से मैं 1/डेल्टा टी निकलवाता हूँ तो ये v1x ये उल्टा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल, ठीक है। तो इधर पे ये पुट करो v1x डिवाइडेड बाई 2L,
ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज एंड मोमेंटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 2 के साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ, माइनस अपनी जगह पर, m अपनी जगह पर, v1x और v1x आपस में मल्टीप्लाई होगा तो v1x² आएगा डिवाइडेड बाय l। ठीक है, तो ये क्या आया, ये जो है रेट ऑफ चेंज एंड मोमेंटम हमारे पास आया। ठीक है, -m1v1² डिवाइडेड बाय l। ठीक है, अब चूंकि इधर पे रेट ऑफ चेंज एंड मोमेंटम अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें तो क्या ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये फोर्स के बराबर होता है। किस चीज़ का बराबर होता है, फोर्स का बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, क्योंकि F इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक है, यानी अगर इस एक मॉलिक्यूल की बात मैं करूँ, इस एक मॉलिक्यूल की, ठीक है, ये तो इसी साइड से आएगा, ठीक है, लेकिन इधर से वापस चला जाएगा। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या बताती है कि एक्शन और रिएक्शन, तो इधर पे एक्शन और बतौर रिएक्शन वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इधर पे रिएक्शन की खातिर मैं क्या लगाऊंगा, माइनस साइन लगाऊंगा। ठीक है, तो देखिए F इज इक्वल टू, मैंने माइनस साइन अपनी जगह पर, और डेल्टा P बाई डेल्टा T किस चीज़ के बराबर है, -m1v1 x डिवाइडेड बाई l। तो इधर पे वैल्यूज पुट करें, -m v1 x डिवाइडेड बाई l। ठीक है, तो फोर्स किस चीज़ का बराबर होगा, माइनस और माइनस क्या आता है, ये प्लस आता है। ठीक है, तो मैं नहीं लिखता हूँ m1v1 x डिवाइडेड बाई l। ये हमारे पास क्या आया, ये जो है फोर्स आया। ठीक है, अब देखिए इस फोर्स का जो मैंने इधर पे फाइंड किया, तो वेलोसिटी कौन सी एक्सेस में है, x एक्सेस में है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फोर्स है ये F1x है। ये कौन से एक्सेस में होगा, ये भी x एक्सेस में होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों साइड की बात मैं कर रहा हूँ कि ये साइड भी इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाता है, और ये साइड जो GHEF है, ये साइड भी है जो है फोर्स लगाती है, लेकिन अपोजिट फोर्स लगाती है। तो इसी वजह से मैंने इधर पे माइनस साइन जो है पुट किया। ठीक है, और ये जो डेल्टा P बाई डेल्टा T न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो मैंने ये F का बराबर लिया। ठीक है, अब देखिए कि इधर पे अगर मैं बात करूं कि ये जो मॉलिक्यूल पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है, इसको अगर मैं x डायरेक्शन में ले लूं, ठीक है, अब देखिए अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसी कंटेनर में मैं तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं ना, तो अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैंने ली है और इस पर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ कि x डायरेक्शन में क्या होगा, सो देखिए मैं कह सकता हूँ कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन x, मॉलिक्यूल नंबर 1 x प्लस मॉलिक्यूल नंबर 2 x डायरेक्शन प्लस मॉलिक्यूल नंबर 3, ठीक है, x डायरेक्शन, और चले जाए अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट आप चले जा सकते हैं। ठीक है, F(n)(x). ठीक है, तो देखिए ये पूरा का पूरा फोर्स सिर्फ x डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप y के लिए कैलकुलेशन करें, y के लिए भी सेम होगा कि आपका असाइनमेंट हुआ, इसको आप y के लिए क्या करें, कैलकुलेट करें, पूरा का पूरा प्रोसेस आप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इधर पे मैं अगर वैल्यू पुट करूँ कि Fx इज इक्वल टू, तो F1x किस चीज़ का बराबर है, ये तो m1v1 x डिवाइडेड बाई l। सो m(v1 x डिवाइडेड बाई l। ठीक है, तो फिर ये दूसरा, सो मास दोनों ही चेंज होता है ना, मैं गलती से कभी m के साथ 1 कहता हूँ तो ये मैं गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो मास इज़ कांस्टेंट। ठीक है, सो m(v2 x डिवाइडेड बाई l। ठीक है, और सिमिलरली चलते जाए, इधर पे स्पेस का मैं इधर पे लिखूँगा m(v3 x डिवाइडेड बाई l, और आखिरकार किस हद तक चले जाए, m(v(n x) डिवाइडेड बाई l। ठीक है, अब इधर से इधर पे भी m है, 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 l l l l। ठीक है, तो इसको मैं इसे कॉमन ले सकता हूँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि आप लोग इसको कॉमन ले लें, ठीक है, देखिए अब ये क्या है, ये फोर्स आई एन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं प्रेशर की बात अगर करूँ, देखिए प्रेशर किस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, इधर पे जो मेरे पास टॉपिक है प्रेशर, तो प्रेशर तो बराबर होता है P इज इक्वल टू F/A का। ठीक है, तो प्रेशर ये जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है मैंने x के लिए की है। ठीक है, तो इसको मैं x एंड इधर पे भी x लगाऊंगा। ठीक है, सो इधर पे जो है वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ, लेकिन इधर पे Fx अपनी जगह पर और लेंथ, सो एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट। ठीक है, तो दोनों लेंथ्स है, तो आपस में जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो l² आएगा, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि Px इज इक्वल टू Fx डिवाइडेड बाई l²। ठीक है, अब इधर पे मैं वैल्यूज़ को जो है पुट कर रहा हूँ, जो मैंने Fx के लिए ऊपर जो है ये मैंने कैलकुलेट किए हैं, ये जो आप लोगों को नज़र आते हैं। ठीक है, ये जो मैंने कैलकुलेशन किए हैं, तो Px को अपनी जगह पर आपने लिखना है। ठीक है, और 1/l² आपने इधर पे लिखना है, और Fx जो इधर पे ये बाकी रहता है, ये इसकी जगह ये वैल्यूज़ को आपने पुट करने हैं। ठीक है, तो आर यू रेडी, यस, सो पुट करिए इसको, शाबाश,
एक्स बाई एल प्लस एम टू एक्स स्क्वायर बाई एल, और आगे चलते जाएं एम वी एन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा का पूरा वैल्यूज़ मैंने पुट किए हैं, तो इधर पे मैं एक चीज़ अभी लिखता हूँ कि ये जो एल इधर पे कॉमन है, एल क्या है इधर पे कॉमन है, तो अगर एल कॉमन है तो इधर से मैं एल को कॉमन ले सकता हूँ। तो ये एल अगर मैं इसके साथ कॉमन ले लूँ, थोड़ा स्पेस मुझे और चाहिए तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये 1 और एल स्क्वायर मैंने अपने जगह पर लिखा, ठीक है, और ये एल कॉमन है तो ये इधर पे मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, तो अंदर क्या रह जाता है बाकी, तो अंदर जो रह जाता है वो क्या है, ये है एम वी वन एक्स स्क्वायर प्लस एम वी टू एक्स स्क्वायर प्लस आगे चलते जाए प्लस एम एन वी एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बाकी रहता है। अब देखिए पी एक्स इज इक्वल टू ये 1 एल स्क्वायर और एल आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो एल क्यूब आता है। ठीक है, और ये बाकी अपने जगह पर आपने लिखना है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ कि एम वी वन एक्स स्क्वायर प्लस एम वी टू एक्स स्क्वायर प्लस एम वी थ्री एक्स स्क्वायर, आगे चलते जाए एम प्लस लिखे, ठीक है, वी एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो पूरा का पूरा मोमेंटम आपके साथ आया, ठीक है ना, क्या आया, मोमेंटम आपके साथ आया। लेकिन इधर पे मास भी क्या है, कांस्टेंट है मास। ठीक है, तो मास को आप लोग भी इधर पे लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो इसकी जगह मैं मास लिखता हूँ। तो ये मास इधर से रिमूव करो, इधर से रिमूव करो, इधर से भी रिमूव करो और इधर से भी रिमूव करो। ठीक है, तो अब क्या है, एम बाई एल क्यूब, और ये वेलासिटीज़ आपके साथ आए। ठीक है ना, क्या आए, वेलासिटीज़ आपके साथ आए। ठीक है, अब इधर पे जो पी एक्स एम बाई एल क्यूब, तो ये एल क्यूब आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए अगर वॉल्यूम की बात आप करें, वी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो वी इज इक्वल टू लेंथ, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो इसको मैं एल क्यूब लिख सकता हूँ ना। तो देखिए ये एल क्यूब आपको वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम, और एम बाई वी क्या है, ये डेंसिटी है, क्या है, ये डेंसिटी है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि पी एक्स इज इक्वल टू, डेंसिटी किस चीज़ के बराबर है, रो इज इक्वल टू एम बाई वी एंड रो इज इक्वल टू एम बाई एल क्यूब। ये दोनों क्या है, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, एम बाई वी एंड एम बाई एल क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी है रो। ठीक है, ये पी नहीं है, इसके ऊपर आपने सोचना है, ये रो है। ठीक है, जिस तरह हमने डेंसिटी की बात की थी कि डेंसिटी किस चीज़ के बराबर होता है, एम बाई वी या एम बाई एल क्यूब का। ठीक है, लेकिन मेरे पे मालिक्यूल्स की तादाद जो क्या है, ये एन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैविंग मास एम। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई एल क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि रो बाई एन, ये इधर पे जो है मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आता है तो ये डिवीजन में आया, और एम बाई एल क्यूब अपनी जगह पर। ठीक है, एम बाई एल क्यूब, तो ये जो एम बाई एल क्यूब की वैल्यू है, ये आपने इधर से पुट करके, इधर से उठाकर इधर पर प्रेशर में पुट करना है। ठीक है, तो पी एक्स किस चीज़ का बराबर आया, एम बाई एल क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ रो बाई एन, और ये वेलोसिटीज अपनी जगह पर लिखे। ठीक है, एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस लिखे इधर पे। ठीक है, तो क्या आया, ये आपके साथ जो है प्रेशर आया। अब देखिए ये एन तो मैंने कॉमन लिया है, तो इसका मतलब है कि ये एन मैं वापस अंदर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, इधर पे मैं लिखता हूँ कि पी एक्स इज इक्वल टू, रो अपनी जगह पर लिखे, वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर प्लस वी एन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, में इधर पे लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी जो ये रिलेशन आया ना, ये रिलेशन आपको क्या शो कर रहा है, इसको कहते हैं, ये जो वेलोसिटीज़ का ये ब्रैकेट में मैंने क्लोज की हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये मीन ऑफ द स्क्वायर वेलोसिटीज़ है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में है, तो याद रखिए ये जो है ये एक्स डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये पूरे के पूरे कौन से डायरेक्शन के लिए लिखे हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए मैंने ये लिखे हैं। ठीक है, तो इसको अगर मीन है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि पी एक्स इज इक्वल टू रो, और इधर पे इस ब्रेसेस में इसको जो है क्लोज कर रहा हूँ, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटीज है, तो इसको मैं इस तरह भी क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, सो इसका जो ये रिलेशन है कि पी एक्स इज इक्वल टू रो एंड टू मीन्स वी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब ये जो आपके पास इक्वेशन आया, तो इसको मैं नाम देता हूँ कि इधर तो अदर मैंने मिटाई है, तो मेरे ख्याल में ये इक्वेशन नंबर 4 हुआ। ठीक है, रिलेशन तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए आया, एक्स एक्सेस के लिए। ठीक है, अगर इसको मैं वाई एक्सेस के लिए लिखता हूँ तो पी वाई इज इक्वल टू रो मीन्स वी वाई स्क्वेयर, और इसको क्लोज करो। ठीक है, अगर जेड के लिए लिखता हूँ तो अभी तो ईजी है। ठीक है, ये एक्स
वाई और जी। अब देखिए अगर ये मैं सोचता हूँ कि यार ये जो वेलोसिटीज़ है इसको मैं थोड़ा बराबर लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ, बराबर लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि यार सिर्फ एक डायरेक्शन में ये ट्रैवलिंग कर रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसका मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ यार कि मैं एजम्पशन कर रहा हूँ कि वी एक्स स्क्वायर अगर बराबर हो जाए वी वाई स्क्वायर का, बराबर हो जाए वी जेड स्क्वायर का, ठीक है। तो ये जो है इधर पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो टोटल वेलोसिटी है, ठीक है, टोटल वेलोसिटी है, ठीक है, वी स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें पुट करूँ, इधर पे मैं इसी यानी मैं एक डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ कि जो है ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये जो वी एक्स स्क्वायर आया प्लस ये भी वी एक्स स्क्वायर आया प्लस ये भी क्या है, वी एक्स स्क्वायर आया, तो वी स्क्वायर मीन इज इक्वल टू ये 3 वी एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है, आपस में ऐड हो गए तो ये आया, ठीक है। अगर वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर से निकालो तो क्या आता है, वी स्क्वायर आता है, ठीक है। इधर पे क्या है, ये जो है मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर पे आएगा डिवीजन में वी एक्स स्क्वायर जो है अपनी जगह पर और ये 1/3 वी स्क्वायर अपनी जगह पर, ठीक है, मीन। अब इस इक्वेशन 4 में जो है मैं इसको पुट कर रहा हूँ कि क्या आता है, ठीक है। अगर प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो क्या आता है, प्रेशर भी सेम लेता हूँ कि मिसाल के तौर पर जो पी एक्स में प्रेशर है, ठीक है, ये बराबर होता है पी वाई का, ये बराबर होता है पी जेड का, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये पी में ले सकता हूँ, ठीक है, ये किस चीज़ के बराबर होगा, इज इक्वल टू किस चीज़ का, ये जो रो है, ठीक है, रो, और ये वी एक्स स्क्वायर है ना, तो वी एक्स स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पुट करो, शाबाश। तो इधर से आएगा 1/3 N2 वी स्क्वायर आता है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ कि जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर, ये पी का आप ले सकते हैं, पी इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप इधर तक जो है अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इधर पे जो प्रेशर आया, क्या आया, प्रेशर। अब देखिए इसको थोड़ा बहुत मैं रिलेट कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी के साथ, और किस तरह इसको मैं रिलेट करूँगा कि जो डेंसिटी है, ठीक है ना, तो डेंसिटी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि P इज इक्वल टू 1/3 अपनी जगह पर m बाई वॉल्यूम तो L क्यूब के बराबर था, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो n भी लिखे, और ये वी स्क्वायर, ये ब्रेस आपने इस तरह लगाना है, ठीक है, मीन्स, ठीक है, m बाई एल क्यूब, और इधर पे देखिए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1/3 अपनी जगह पर, ठीक है। तो देखिए इसको अब मैं अगर काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसके बोथ साइड्स को जो है मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। देखिए थोड़ा जगह मुझे खाली करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखिए अब ये जो मैंने ये इक्वेशन लिखा, ठीक है, ये जो आप लोगों को नज़र आता है ये इक्वेशन, ये इक्वेशन में लाइक प्रेशर का, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि बोथ साइड, इसको मैं सर भी लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू 1/3 n बाई एल क्यूब N/m वी स्क्वायर, ठीक है, लिख सकता हूँ इस तरह। अब जो इधर पे है कि अगर इस जगह को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करूँ और डिवाइड भी करूँ, ठीक है, पी इज इक्वल टू इस जगह को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, पी इज इक्वल टू ये 2/3 n बाई एल क्यूब N/2 m वी स्क्वायर इधर पर मैं लिख सकता हूँ। देखिए जो हाफ एम स्क्वायर है ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है ना, और ये जो 2/3 है n बाई एल क्यूब है, तो ये तो कांस्टेंट्स है, लेंथ में भी वेरिएशन नहीं आती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट है, 2/3 भी कांस्टेंट है, और ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ कि पी इज इक्वल टू ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ जो है कांस्टेंट, इधर पे मैं कांस्टेंट पुट कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या पुट कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी को पुट कर रहा हूँ। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में पुट कर रहा हूँ तो इस कांस्टेंट की जगह मैं प्रोपोर्शनलिटी लिख सकता हूँ कि प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन आया, क्या आया, प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब इसके काइनेटिक यानी मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और प्रेशर जो है कम होगा जब मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये कम होगी। तो ये दोनों क्या है, इसको हम कह सकते हैं क्या, रास्त मुतनासिब है, ठीक है, और इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
बात समझ में आती है नहीं, ठीक है। इसी तरह जो है हम जो है टेम्परेचर के ऊपर फिर बात बहुत दिलचस्प भी था। तो अगर आपसे कोई पूछे कल इंटरव्यू में कि अगर गैस के प्रेशर की बात मैं कर रहा हूँ और काइनेटिक एनर्जी, तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, तो आपने कहना है कि अगर मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। देखिए इससे पहले जो हमने पढ़ा ना, हमने प्रेशर के बारे में बात की, ठीक है। और प्रेशर के बारे में हमने ये रिलेशन प्रूफ किया था जो आप लोगों को इधर पे नज़र आ रहा है कि P = 2/3 N/V × 1/2 mv²। और ये काइनेटिक एनर्जी है, ये कांस्टेंट्स है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर पे प्रेशर तब ज़्यादा होगा जब किसी भी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और प्रेशर कम होगा जब काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है। Similarly, on SEM, we have to discuss about of the temperature of these ideal gas. देखिए सबसे पहले मैंने आइडियल गैस इक्वेशन इधर पे लिखा है, जो आप लोगों ने 9th की केमिस्ट्री में ऑलरेडी इसको पढ़ा है और इसको प्रूफ भी किया है, ठीक है, कि PV = nRT। इधर पे जो ये P आपको नज़र आता है ये प्रेशर है, ये V जो है ये वॉल्यूम है, और N क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, और R क्या है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है, ठीक है। और T क्या है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो आप लोगों को इधर पे नज़र आता है। अच्छा, इधर पे एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि इधर पर मैं एक नंबर लूँगा जिसको मैं कहता हूँ एवोगाड्रो नंबर, और ये एवोगाड्रो नंबर जो है ये आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, कि इसका वैल्यू क्या है। अब देखिए इधर पे जो नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स का डिफिनीशन ये है कि ये बराबर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो इस n का ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ इस n की जगह, ठीक है। तो p को मैंने अपने जगह पर लिखा है, ये v को मैंने अपने जगह पर लिखा है, n की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की है, ये आप लोगों को नज़र आता है, r को अपने जगह पर और t को अपने जगह पर, ठीक है। तो अब देखिए इधर पे PV = N/Na। इधर पे N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ये Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। अब PV = N R/Na। देखिए ये R/Na ये एक्चुअली किस चीज़ के बराबर है, K के बराबर है, ठीक है। और इस K का नाम क्या है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इस K का वैल्यू जो है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन के बराबर है। अमूमन जो आप लोगों को ये नज़र आता है, ये नज़र आता है और ये नज़र आता है, ये MCQs में आते हैं, सो ये इसको आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है। अब देखिए मैं इस इक्वेशन को अभी तरह लिख सकता हूँ कि PV = N, और इसकी जगह मैंने क्या लगाया, K, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये इक्वेशन तो ऑलरेडी हमने प्रूव किया है, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड कर रहा हूँ कि ये जो प्रेशर की वैल्यू है ना, ये प्रेशर की वैल्यू मैं इस प्रेशर में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको नाम भी देता हूँ, और इस प्रेशर की जो वैल्यू आपको नज़र आती है ये इधर पे क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या बनता है, क्योंकि इधर पर हमने क्या लिखा है कि टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, तो इसका रिलेशन किस तरह आता है, तो आइए इसको पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। ऐसा कर रहा हूँ कि ये प्रेशर की वैल्यू इधर पे पुट कर रहा हूँ, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी मैंने इधर पे लिखा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने इसको मिटाया है, ठीक है। अब देखें ये प्रेशर की जगह मैं क्या लगाऊंगा, प्रेशर की जगह मैं लगाता हूँ 2/3 N/V × 2/2 mv², ठीक है। और ये V ये वॉल्यूम है, ठीक है, = किस चीज़ के बराबर है, NKT, ठीक है। या इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि NKT = 2/3 N/V × 2/2 mv², ठीक है। अब इधर पे देखिए, इधर पे जो आपको 1/2 mv² नज़र आता है ना, ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो मैं टेम्परेचर की बात करूँगा, तो इधर से मैं टेम्परेचर की वैल्यू निकलवाता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा सबसे पहले कि ये N और K जो आपको नज़र आता है ये इधर पे मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो इधर से ये जाएगा डिवीज़न में, ठीक है। तो इधर देखें कि ये बन जाएगा T = 2/3, और ये N का इधर पे डिवीज़न में चला जाएगा, ठीक है। तो 3K और N डिवाइडेड बाय ये N भी डिवीज़न में चला जाएगा, ये N भी अपनी जगह पर, और 1/2 mv² अपनी जगह पर रहता है, ठीक है। N के साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो क्या बाकी रहता है कि T = 2/3K, और ये रहा क्या, 1/V रहा इधर पे, और 1/2 mv² इधर पे रहा, ठीक है।
अब देखें ये तो इस रिलेशन में अब देखें कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी जो आप लोगों को इधर पे नज़र आती है क्या है, ये जो है डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है, क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। तो इसको मैं इस तरह कह सकता हूँ कि जो ये रिलेशन आपको क्या शो कर रहा है कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये किस चीज़ का है, आइडियल गैस का है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ का, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि T will be directly proportional to the what absolutely kinetic average kinetic energy का, ठीक है। तो देखिए प्रेशर का भी सेम रिलेशन था और टेम्परेचर के भी क्या है, सेम रिलेशन आया, ठीक है। अच्छा जब देखिए कि इस रिलेशन से हम जो है ये गैस लॉज जो है हम इस रिलेशन से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इधर पे कहूँ कि अगर बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ को मैं इधर पे ड्राइव करूँ इस रिलेशन से, तो सबसे पहले मैंने जो प्रेशर के लिए रिलेशन प्रूव किया था आप लोगों को ये नज़र आता है कि P = 2/3 N/V, इधर पे N नंबर ऑफ मालिक्यूल्स है, V जो है वॉल्यूम है, एंड ½ m² जो है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूँ, ये बहुत अहम बात है, ठीक है, अगर टेम्परेचर को क्या रखो कांस्टेंट, तो याद रखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये बहुत अहम पॉइंट है। अगर किसी भी गैशियस कंटेनर का जिसके अंदर मॉलिक्यूल ऑफ गैस हो, अगर इसका टेम्परेचर मैं कांस्टेंट रखो तो इसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं कि P = ठीक है, और 2/3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम अपनी जगह पर, और ये जो है ½ mv² काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो अब देखिए ये भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि P = कांस्टेंट्स है पूरे के पूरे और V को अपनी जगह पर, ठीक है। अब अगर इस कांस्टेंट को इधर से मुझे हटाना है, ठीक है, इस कांस्टेंट को, तो मैं क्या करूँगा, इधर पे मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन पुट करूँगा, ठीक है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है। ये रिलेशन हमें क्या शो कर रहा है कि अगर मैं प्रेशर को ज़्यादा कर रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, अगर प्रेशर को कम कर रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए ये क्या है, ये इनवर्स रिलेशन है, क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो मैं P एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये कौन सा लॉ है, ये जो है ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है। इसी सेम रिलेशन से मैं चार्ल्स लॉ को भी प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है, कम टुवर्ड्स चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब वही रिलेशन जो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर कम्प्लीटली डिस्कशन किया और आप लोगों ने इसको सुना, यही रिलेशन है P = 2/3 N/V एंड टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगेन मैं बता रहा हूँ अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूँ तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखिए चार्ल्स का जो लॉ है ये आप लोगों ने समझना है। चार्ल्स लॉ एक्चुअली रिलेशन है बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर, ठीक है। अपने जहन में आप लोगों ने क्या रखना है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच ही चार्ल्स लॉ आपको रिलेशन शो कर रही हैं, ठीक है। तो देखिए इधर से मैं वॉल्यूम की वैल्यू निकलवाता हूँ, ठीक है। तो बहुत ईजी है कि ये जो वॉल्यूम आपको नज़र आता है ये आएगा मल्टीप्लिकेशन में और P जाएगा डिवीजन में, ठीक है। तो मैं इस रिलेशन की तरह लिख सकता हूँ कि V = 2/3 अपनी जगह पर, N और ये P इधर पे आएगा, एंड टू ½ mv², ठीक है। अब देखिए इस रिलेशन का मतलब ये है कि अगर इधर पे मैं प्रेशर को भी कांस्टेंट रखूँ, प्रेशर को क्या रखूँ, प्रेशर को कांस्टेंट रखूँ, ठीक है। तो ये क्या है, कंडीशन है। तो अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूँ, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो इधर पे ये रिलेशन आया कि ये पूरा का पूरा तो आपके साथ कांस्टेंट आए ना, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम = कांस्टेंट, और इधर पे आप लोगों ने क्या लिखना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये कब ज़्यादा होगा, ठीक है, वेरी गुड, जब आप टेम्परेचर को ज़्यादा कर रहे हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। अगर आप टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि एज वी नो जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम एज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ज़्यादा कर रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर को कम कर रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, ये कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। जो कंडीशन क्या है, इधर पे कंडीशन है कि मैं प्रेशर को क्या रखूँगा, कांस्टेंट रखूँगा, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।